नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि विगत कुछ माह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक चर्चा आम है कि क्या एक भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 5 सितंबर 2022 की शाम को 5 बजे एक चुनावी आंकड़ा आता है जो यह निर्धारित करता है कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी लिज ट्रेस। इसके साथ ही इस बात पे भी चर्चा होगी कि ऋषि सुनक क्यों हारे, उसके नेपथ्य में कारण क्या था, और बात इस बात पे भी होगी कि लिज ट्रेस क्यों जीती। इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि लिज ट्रेस के प्रधानमंत्री बनने से भारत को क्या फ़ायदा होगा, और चर्चा ये भी आम होगी कि लिज ट्रेस के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने से भविष्य की नीतियां क्या होंगी जो ब्रिटेन को और ब्रिटेन के साथ संपूर्ण विश्व को कैसे प्रभावित करेंगी। तो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जुलाई से एक किस्सा शुरू होता है और किस्सा ये होता है कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इसके पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। कुछ कॉन्स्पिरेसी में फंसते हैं, उनके कुछ मंत्रीगण त्यागपत्र देते हैं। त्यागपत्र देने के बाद कंडीशन ये होती है कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव प्रारंभ होते हैं। पहले 5 चरण के चुनावों में ब्रिटेन में उनके सांसद चुने जाते हैं। सांसद मीन्स वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद आखिरी चरण का चुनाव आता है। आखिरी चरण के चुनाव में ये होता है कि जो सत्तासीन पार्टी है वो कम से कम 2 ऐसे सदस्य चुनेगी अपने बीच से जो उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री घोषित किया जा सकता है, और इन सदस्यों का चुनाव हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर नहीं करेंगे, वरन इनका चुनाव करेंगे कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबरान हैं। तो होता क्या है, अंतिम चरण में 2 प्रतिद्वंदी केवल रह जाते हैं। पहले ऋषि सुनक जो कि भारतवासी हैं या भारतवंशी कहे जाएं तो ज़्यादा सही है, और दूसरी हैं लिज ट्रेस। दोनों घूम घूम के अपना प्रचार करते हैं। प्रचार करने के बाद जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े ये आते हैं कि 5 सितंबर 2022 की शाम को 5 बजे कंजर्वेटिव पार्टी की जो चुनाव समिति है उसके जो चेयर हैं, उसकी जो सदारत कर रहे हैं मिस्टर ग्राहम रेडी, वो ये निर्धारित करते हैं कि लिज ट्रेस को वोट मिलते हैं 81,326, और इसके एवज में ऋषि सुनक को वोट मिलते हैं 60,399। और जैसे ही ये आंकड़ा आम होता है, यह तय हो जाता है कि ब्रिटेन की नए प्रधानमंत्री बनेंगी लिज ट्रेस, और इस प्रकार ब्रिटेन की यह तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। इसके पहले मार्gaरेट थैचर और थेरेसा मे 2 महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। ये वही मार्gaरेट थैचर हैं जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। और जब हम लिज ट्रेस के संपूर्ण चुनाव का ऑब्जर्वेशन करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि लिज ट्रेस खुद को आयरन लेडी मार्गारेट थैचर की तरह ही प्रदर्शित करने का प्रयास करती हैं। उन्हीं की तरह हैट लगाती हैं और उन्हीं की तरह वाइट बो पहनती हैं। मित्रों, अब आते हैं उस कारण पे, जानते हैं कि ऋषि सुनक चुनाव क्यों हारे। जब आखिरी चरण का चुनाव प्रचार हो रहा था, दोनों प्रतिद्वंदी संपूर्ण देश में घूम घूम कर कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को अपने मत से अवगत करा रहे थे। उस समय वहाँ के जो भी समाचार पत्र हैं उनमें कुछ सुर्खियाँ बनती हैं, और सुर्खियाँ क्या हैं? सुर्खियाँ ये हैं कि जब ऋषि सुनक मजदूरों से भी मिलने जाते हैं तो वो 41,000 का जूता और 3 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, और वहीं पे लिज ट्रेस 450 रुपए की इयररिंग्स पहनती हैं। ऋषि सुनक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं अपने आवास पे, और ऋषि सुनक की जो पत्नी हैं अच्युता मूर्ति, जो कि इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बिटिया भी हैं, वो उन पत्रकारों को जिस कप में चाय पिलाती हैं उस कप की कीमत है लगभग 3,500 रुपये। इससे साफ हो जाता है कि ऋषि सुनक एक अमीर खानदान से आते हैं, जबकि लगातार वह अपने प्रचार में यह कहते रहे हैं कि वो एक आम परिवार से आते हैं। उन्होंने जो कुछ भी कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है, जबकि आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। आंकड़े कहते हैं
कि ऋषि सुनक और अच्युतामूर्ति की जो कुल संपत्ति है वह लगभग 6,370 करोड़ की है, जो कि ब्रिटेन की महारानी से भी अधिक है। तो अगर ये कहा जाए कि ऋषि सुनक और उनके परिवार की जो अमीरियत है वही उनको ले डूबी, तो गलत नहीं होगा। दूसरी बात, जो दूसरा कारण है वो केवल ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक केवल अपनी अमीरी की वजह से हारे। ऋषि सुनक की हार के पीछे उनकी नीतियों का भी बहुत बड़ा हाथ है, और खास करके आर्थिक स्तर की जो नीतियां हैं। वर्तमान समय में कोविड के कारण और कुछ अन्य कारणों से जो ब्रिटेन है वो संपूर्ण परिवेश आर्थिक मंदी और महंगाई की मार झेल रहा है। और इस परिदृश्य में जब ऋषि अपना प्रचार करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पोस्ट कोविड एरा में हैं, इस वजह से हमको अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस कारण हम किसी भी प्रकार के टैक्स में कोई भी छूट नहीं देंगे, और हम अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उस तरफ ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। जबकि ब्रिटेन में ये हलचल है कि हम महंगाई की मार झेल रहे हैं, हमको कुछ राहत मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लिज ट्रस क्या करती हैं, वह स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि चूंकि देश महंगाई की मार झेल रहा है इसलिए हम टैक्स में रिबेट देंगे, छूट देंगे। आते हैं एक तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण कारण। मित्रों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि ऋषि सुनक भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के हैं, और अगर ब्रिटेन के परिवेश में कहा जाए या सपाट भाषा में कहा जाए तो ऋषि सुनक ब्राउन कलर के हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी के जो अधिकतर सदस्य हैं वो लगभग 55 वर्ष की आयु से अधिक हैं और एक गोरे कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ब्रिटेन का जो युवा वर्ग है उसको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा आने वाला पीएम काला होगा, गोरा होगा, भूरा होगा, पीला होगा, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अधिकांश वोटर उस आयु वय के हैं जो कि ये निर्धारित करेंगे कि अगला पीएम कौन होगा, और उनमें से अधिकतर लोगों का यह मानना था कि हमारा जो भी पीएम बनेगा वह ब्रिटेन मूल का होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऋषि सुनक कहीं ना कहीं नस्ल भेद की इस आग से झुलस गए और वो ये चुनाव हार गए। तो ये वो महत्वपूर्ण कारण थे जिन कारणों की वजह से ऋषि सुनक को हार झेलनी पड़ी, और लिज ट्रस उसी एवज में उनके विपरीत दिशा में जाकर ऐसे निर्णयों को बांधती हैं, ऐसे निर्णयों को अपने वोटर के समक्ष रखती हैं जिनके कारण उनकी जीत पक्की हो जाती है। ये तो ऐसे कारण थे जो नीतिगत हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है जो पर्दे के पीछे से अपना खेल रच रहा है। और वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि लिज ट्रस पूर्व ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बहुत ही नज़दीक है, जबकि ऐसा माना जाता है कि ऋषि सुनक वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बोरिस जॉनसन को हटाने के लिए बागी सांसदों का नेतृत्व किया था, त्यागपत्र देने और दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका का निर्वहन किया था। अपने प्रचार के दौरान उन्होंने संवाददाता को जब एक कोट दिया, एक स्टेटमेंट दिया, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जुलाई के बाद से जॉनसन ने मेरे किसी भी टेक्स्ट या कॉल का उत्तर नहीं दिया है। स्पष्ट है कि बोरिस जॉनसन अनकहे रूप से, बिना किसी अधिकृत रूप से लगातार वो यह प्रयास कर रहे थे कि कोई भी जीते, ऋषि सुनक ना जीते, और अंततोगत्वा वही हुआ। अब आते हैं कि लिज ट्रस का प्रारंभिक सामान्य और राजनीतिक जीवन कैसा रहा और किस प्रकार उसमें उताल तरंगें आती हैं, कैसे वो ऊपर जाती हैं या नीचे आती हैं। मित्रों, जो लिज ट्रस हैं वो एक ऐसे परिवार में पैदा होती हैं जहां उनके फादर, उनके पिता गणित के प्रोफेसर हैं और माता एक नर्स हैं, लेकिन राजनीति का पुट उनके जन्म से उनके परिवार में है। उनके जो फादर हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर हैं और उनकी जो माँ हैं वो बौद्धिक रूप से लेफ्ट फ्रंट की हैं। लेफ्ट फ्रंट समझ रहे हैं आप लोग कि सरकार का जो धड़ा है उसके विपरीत जाकर निर्णय लेना, उसके ऐसी बातें कहना या ऐसे विषयों को उठाना जो सरकार की नीति से विरोध हो। प्रारंभ में लिज ट्रस अपनी माँ के कुनबे से ज़्यादा प्रभावित दिखती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मोह भंग लेफ्ट से होता है
और वो कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि अपने पिता की पार्टी की तरफ अग्रसर होती हैं। सबसे पहले 2001 में वो ब्रिटेन में एक पार्षदी का चुनाव यानी कि काउंसलर का चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं। 2005 में फिर दूसरा प्रयास करती हैं, उसमें भी हार जाती हैं। लेकिन आने वाले अगले वर्ष में वो दक्षिण पूर्वी लंदन से पार्षद बनती हैं और 2010 आते आते वो कंजर्वेटिव पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन्स की मेंबर बनती हैं यानी कि सांसद बन जाती हैं। धीरे धीरे उनका कद बढ़ता है और ऐसा माना भी जा रहा था कि तत्कालीन कंजर्वेटिव पार्टी के जो मुखिया हैं उनसे उनकी बहुत ही नज़दीकी थी, जिसका उनको फ़ायदा भी मिलता है और ऐसी सीट से वो नामांकन करती हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2014 आते आते लिज ट्रेस के पास दो बड़े पोर्टफोलियो आते हैं, पहला एजुकेशन मिनिस्ट्री, दूसरा इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री। और 2014 यह वही समय है जब संपूर्ण ब्रिटेन ब्रेग्जिट की तरफ जा रहा था। ब्रेग्जिट को मैं कम शब्दों में स्पष्ट कर दूं कि ब्रिटेन अगर यूरोपियन यूनियन से पृथक होना चाहती है, एग्जिट करना चाहती है, तो इसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। संपूर्ण ब्रिटेन में, संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में एक रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम का अर्थ है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह होता है और जनमत संग्रह ब्रेग्जिट के पक्ष में जाता है। लगभग 56 से 57% लोग इस पक्ष में रहते हैं कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन छोड़ देनी चाहिए। इसी समय लिज ट्रेस का एक बयान आता है जिसमें वो कहती हैं कि अभी इस विषय की आवश्यकता नहीं है कि ब्रिटेन ईयू को छोड़े। लेकिन धीरे धीरे बोरिस जॉनसन जब 2016 या उसके आसपास ब्रेग्जिट के समर्थन को लेकर चुनाव पर अपनी प्रभावी दिशा बनाते हैं, 2019 आते आते वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो लिज ट्रेस का भी बयान बदल जाता है और वो ब्रेग्जिट का समर्थन करने लगते हैं। जब हम लिज ट्रेस के संपूर्ण जीवन काल को देखेंगे, विशेष रूप से राजनीतिक जीवन काल को, तो यदा कदा ऐसा मिल जाएगा। कई बार द गार्जियन, जो कि ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, उसने भी इस विषय को कोट किया है कि लिज ट्रेस अक्सर अपने बयानों को भूल जाती हैं या बदल देती हैं। मित्रों, 2019 आते आते जब बोरिस जॉनसन स्वयं पीएम बनते हैं, चूँकि लिज ट्रेस उनके बहुत नज़दीकी थी, तो उनको विदेश मंत्रालय दिया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है। ऋषि सुनक को वित्त मंत्रालय दिया जाता है। और 2022 आते आते वो ऐसा समय आ जाता है जब ऋषि सुनक की सदारत में कई सारे त्यागपत्र दिए जाते हैं और बोरिस जॉनसन को त्यागपत्र देना पड़ता है। उनका प्रधानमंत्रित्व का जो कार्यकाल होता है उसको वहीं पर रोकना पड़ता है। नए चुनाव प्रारंभ होते हैं और जैसे ही नए चुनाव प्रारंभ होते हैं उसके बाद की जो रस्साकसी है उस पर अभी हम लोगों ने चर्चा की है। अब इस विषय पे आते हैं कि लिज ट्रेस के प्रधानमंत्री बनने से भारत की राजनीति में क्या हलचल है, भारत की विदेश नीति में क्या हलचल है और भारत किस प्रकार उनके प्रधानमंत्री बनने से लाभान्वित हो सकता है। जब लिज ट्रेस विदेश मंत्री थी और भारत के साथ उनका वार्तालाप चल रहा था, लीगल कन्वर्सेशन चल रहा था, उस समय एक बात उठी थी कि वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकती हैं और वो इस विषय को लेकर बहुत ही इच्छुक भी थी। चूँकि अब वो प्रधानमंत्री बन गई हैं तो बहुत संभव है कि ब्रिटेन का भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन हो जाए और अगर ऐसा होता है तो भारत इसका बहुत अच्छा लाभ उठा सकता है। जब लिज ट्रेस विदेश मंत्री थी तो उन्होंने कई सारे ऐसे प्रयास किए जिसके माध्यम से ईरान से, ब्रिटेन के जो नागरिक ईरान में फंसे हुए थे उनको उन्होंने सफलतापूर्वक उनकी वापसी कराई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि लिज ट्रेस के कार्यकाल में विदेशी नीति खासी प्रभावी होने वाली है, खासी कड़ी होने वाली है। और एक चर्चा ये भी काफ़ी गर्म है कि जब लिज ट्रेस अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगी तो क्या ऋषि सुनक उसके सदस्य होंगे। वैसे ऋषि सुनक ने अपने लीगल स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो हर तरह से सरकार का समर्थन करेंगे और हर वो कार्य या हर उस कार्य में समर्थन करेंगे जो ब्रिटेन के विकास में सहयोगी होगी। परंतु दीगर बात यह है कि लगभग 2 साल बाद फिर से जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, कंजर्वेटिव फिर अपने लोगों के बीच से अपने नायक को चुन रही होगी, तो क्या ऋषि सुनक फिर से अपनी दावेदारी नहीं ठोकेंगे? अगर दावेदारी ठोकेंगे तो लिज ट्रेस क्या उनका विरोध नहीं करेंगी? अगर लिज ट्रेस उनका विरोध करेंगी तो वर्तमान समय में क्या लिज ट्रेस
ऋषि सुनक को अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगी। ये भविष्य की बात है, देखने की बात है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है मित्रों। और आज के इस अंक को इन्हीं आंकड़ों के साथ, इन्हीं कहानियों के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।